मिटाने कंसेप्ट्स की लर्निंग और रिवीजन का गैप, मिटाने कंसेप्ट्स की लर्निंग और रिवीजन का गैप। मैं आपका ऋतिक सर लेकर आया हूं आपके लिए एक और नया धमाकेदार माइंड मैप। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के इस कंपटीशन वाला चैनल के ऊपर। और मैं माइंड मैप सीरीज में लेकर आया हूं आपकी भारी डिमांड पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का माइंड मैप। सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, लेकिन सॉलिड स्टेट में बच्चों ने 3 बातें बोली, 3 बातों की डिमांड बच्चों ने बोली। वो तीनों बातें हम पूरी करते हैं आज। पहली बात, सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का माइंड मैप जल्दी दीजिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का माइंड मैप आपके सामने हाजिर है। आज हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन। अगले 1 घंटे में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज कराऊंगा। दूसरी बात, सर इस सीरीज के नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो आपको पीडब्ल्यू ऐप या वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको माइंड मैप, नीट माइंड मैप करके सर्च करना है। नीट माइंड मैप करके वहां पर एक फोल्डर आ जाएगा, वहां से आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो आप वहां से अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी डिमांड उन बच्चों की थी जो मुझसे पढ़े हुए हैं। वो बच्चे कह रहे थे कि सर आपके हैंड रिटन नोट्स क्यों नहीं दे रहे हो आप? ये पीडीएफ में, ये पीपीटी में मजा नहीं आ रहा सर, प्रिंटेड में। तो आपके हैंड रिटन नोट्स चाहिए। तो आपको देने के लिए पूरे रजिस्टर वाली फीलिंग कि आपके रजिस्टर में ये सारे के सारे नोट्स लिखे हैं। आज से हर एक चैप्टर में मैं आपको दूंगा अपने हैंड रिटन नोट्स, ठीक है? ये नोट्स मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, और जब आप इनको अपने पास पीडीएफ में सेव करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपके फोन में आपका रजिस्टर खुला हुआ है और आपको एकदम मस्त पढ़ने के लिए नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जो केमिस्ट्री की मिस्ट्री की हिस्ट्री को रिवील करता है। केमिस्ट्री यहां तक कैसे पहुंची इसकी बात करते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम के स्ट्रक्चर की बात करता है, एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करता है। एटम कैसा होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि एटम को किसी ने देखा नहीं है, एटम को किसी ने देखा नहीं है। तो जिसको जैसा लगता है, जिसके पास जो नॉलेज होती है, जो जैसा मानता है, वो एटम को वैसा मान लेता है। सबसे पहले इस डायरेक्शन में एफर्ट स्टार्ट किए थे डाल्टन ने। डाल्टन ने नाम दिया था एटम। एटम वर्ड आया था इनडिविजिबल से। डाल्टन बोला एटम इनडिविजिबल होता है, एटम को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। यू कैन नॉट ब्रेक एटम इन एनी अदर पार्टिकल, ठीक है? लोगों ने इसकी सारी बात मान ली, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि समझ में लोगों को ये नहीं आया कि यार लफड़ा ये है, ये समझ में नहीं आ रहा कि एटम अगर टूट नहीं सकता तो एटम में चार्ज कहाँ से आता है। अगर आप अपने बालों पे स्केल फेरें और कागज़ के टुकड़ों को स्केल से अट्रैक्ट करें तो आपने देखा होगा कि जो टुकड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं, कागज़ पर आके चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर चार्ज होता है ना, क्योंकि उनके अंदर चार्ज होता है। दूसरी बात, चार्ज होने के बावजूद भी एटम ओवरऑल न्यूट्रल कैसे होता है? इसका मतलब एटम के अंदर एक तो चार्ज है, और दूसरी बात एटम के अंदर दोनों तरह का चार्ज है। ऐसा नहीं कि एटम के अंदर केवल एक ही तरह का चार्ज है, नहीं, एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का चार्ज है। क्योंकि एटम जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ओवरऑल न्यूट्रल होता है। एटम जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक है ना? तो आइए बात करेंगे अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की शुरुआत हुई इसी प्रॉब्लम के साथ। तो लोगों ने आगे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट था, जिससे साइंटिस्टों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिफाइन किए, सब एटॉमिक पार्टिकल निकाले। जो सबसे पहले 1898 में 1898 में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसको किया था विलियम क्रुक्स ने। विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। कैथोड रेज में एक पार्टिकल होता है, ये बात हमें बताई जे थॉमसन ने, और जे थॉमसन ने इसका E/m भी निकाल के दिखाया, चार्ज बाई मास रेशो या स्पेसिफिक चार्ज रेशो भी निकाल के दिखाया। और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये यूनिवर्सल पार्टिकल होता है, इसका नेचर हर एलिमेंट के लिए सेम होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लो, हाइड्रोजन का ले लो, नाइट्रोजन का ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होंगे, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने। स्टोनी वो आदमी था जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बोला था। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज कैरिंग पार्टिकल। द लिटरल मीनिंग इज चार्ज कैरिंग पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, मैंने आपसे कहा था एटम पूरी तरह से न्यूट्रल है। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और पता लगा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो आना ही था। तो इस पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी में थोड़ा सा टाइम लगा। 1904 में कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया गया, गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने किया। और इस कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से, जब गोल्डस्टीन ने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया, तो
प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट कई जगह गोल्डस्टीन को दिया जाता है, कई जगह रदरफोर्ड को दिया जाता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड को भी लोग नाम बताते हैं कि रदरफोर्ड ने भी प्रोटॉन की डिस्कवरी में कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, पता लगा कि भाई प्रोटॉन के पास बराबर चार्ज होता है जितना कि किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन काफी भारी होता है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन काफी भारी होता है। इट्स वेरी हैवी, इट्स वेरी वेरी हैवी। इसलिए हम लोग एटॉमिक मास में मास नहीं काउंट करते इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी हल्का। नाउ 1932 में लगभग 28 साल के बाद एक ऐसा पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन वो मास में कंट्रीब्यूट कर रहा था। ठीक है, वो मास में कंट्रीब्यूट कर रहा था। इस पार्टिकल का नाम था न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल। जेम्स चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था। ये क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ है, किस एलिमेंट की शीट का यूज किया गया था? बेरिलियम की शीट के ऊपर 2He4 के ऊपर 2He4 का बम्बार्टमेंट ये कर रहा था, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट कर रहा था, कार्बन का एटम बना और साथ में कुछ एनर्जी निकली। इस एनर्जी को जब एनालाइज किया गया तो कुछ ये न्यूट्रल पार्टिकल से बनी हुई एनर्जी थी, और इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को बोला गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मास में प्रोटॉन जैसा ही होता है, लेकिन चार्ज में जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। इसीलिए दिखा नहीं, और दिखा नहीं तो इसलिए डिस्कवर नहीं हुआ, 1932 में जाकर डिस्कवर हुआ। ठीक है, एक और चीज होती है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। अगर हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें आप, तो आपके पास केवल अल्फा पार्टिकल बचेगा। इस अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो केवल अल्फा पार्टिकल आपके पास बचेगा। ठीक है ना, ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में निकलता है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के अंदर निकलता है। तो ये कुछ 4 पार्टिकल्स हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सबसे पहला मॉडल आया, सबसे पहला मॉडल जिसका नाम था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और थॉमसन को ये तो पता ही था कि एटम के अंदर दूसरा चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज भी होगा, लेकिन तब तक प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो थॉमसन ने बोला कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस डायग्राम में जो आपको ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है, ये ब्लैक बैकग्राउंड बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को दिखा रहा है, और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, और एम्बेडेड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसमें धसा हुआ रहता है। ये शक्ल कुछ कुछ तरबूज जैसे मिलती है, वाटरमेलन से मिलती है, इसलिए इसे हम लोग वाटरमेलन मॉडल कहते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इस मॉडल की सबसे बुरी बात यह थी कि यह मॉडल एक स्टैटिक मॉडल था, और इसलिए एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहा था। कहने का मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हैं, स्टेबल हैं, रुके हुए हैं, और पॉजिटिव चार्ज में धसे हुए हैं, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो व्हाई डज पॉजिटिव चार्ज नॉट सक इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट? ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर क्यों नहीं खींच लेता? थॉमसन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और ये जो मॉडल था ये फेल हो गया। थॉमसन के मॉडल को चेक करने के लिए एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया। थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए, थॉमसन के मॉडल की वैलिडिटी को चेक करने के लिए एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया। वो फेमस एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में एक अल्फा पार्टिकल का रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया, रेडियम लिया गया, जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते थे। लेड की स्लिट लगाई गई ताकि अल्फा पार्टिकल की केवल एक बीम यहां से क्रॉस होकर जाए। गोल्ड की फॉइल ली गई, गोल्ड की एकदम पतली सी फॉइल ली गई। ये पतली सी फॉइल गोल्ड की बनाई गई क्योंकि गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल एंड हैवीएस्ट मेटल। उस समय तक गोल्ड का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा था, इसलिए गोल्ड सबसे हैवीएस्ट मेटल था। और ये माना जा रहा था कि भाई अगर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम यहां से अल्फा पार्टिकल भेजते हैं, और अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज जब आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे तो भयानक रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन की वजह से सारे के सारे अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, भटक जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असलियत में जो हुआ वो ये था कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे बाहर निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो थीटा के एंगल पर इधर से निकले, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो थीटा के एंगल पर नीचे की तरफ डिस्ट्रैक्ट हुए, और आउट ऑफ 20,000 ओनली 1 अल्फा पार्टिकल वाज देयर जो ऑलमोस्ट वापस सा आ गया। जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पर वापस लौट आया, क्योंकि वो वहां तक पहुंचा ही नहीं। कैसे पता लगा? यहां पर एक काउंटर लगा था, जैसे गीगर काउंटर कहते हैं, ये बता रहा था यहां से कितना अल्फा पार्टिकल जा रहे, और यहां पर भी एक काउंटर लगा था, वही गीगर काउंटर, जिससे पता लग रहा था कितने अल्फा पार्टिकल यहां पर टक्कर मार रहे हैं। तो यहां पर टकराने वाले और यहां से जाने वाले पार्टिकल्स में एक पार्टिकल का अंतर था, वो एक पार्टिकल ये था जो लौट के वापस आ गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन दिस एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड सेड दैट
एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड नहीं होता, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटी सी जगह पर इकट्ठा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उस जगह को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के सामने से जो पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर से निकल जाते हैं, न्यूक्लियस उन्हें कुछ नहीं कहता, वो सीधे सीधे चले जाते हैं। जो न्यूक्लियस के थोड़ा सा पास से निकलते हैं, न्यूक्लियस उनको हल्का सा रिपल्शन शो करता है। और जो पार्टिकल ऐसे होते हैं, जो बदनसीब पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने आके पड़ जाते हैं, उन पार्टिकल्स को न्यूक्लियस भयानक रिपल्शन शो करता है, और वो रिपल्शन की वजह से वो पार्टिकल ऑलमोस्ट वापस लौट जाते हैं। इसलिए ऐसा हुआ, इन ऑब्जर्वेशंस की वजह से रदरफोर्ड ने प्रपोज किया द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने यह भी बताया, है ना, न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम से 1 लाख गुना छोटा होता है, 1 लाख गुना छोटा होता है। अगर एटम की रेडियस 1 लाख मीटर है तो न्यूक्लियस की रेडियस 1 मीटर होगी, इतना अंतर होता है, 10⁵ टाइम्स छोटा होता है, ठीक है। और एक बात बताया कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो किसी भी एलिमेंट की हो सेम होती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी एलिमेंट बदलने पर नहीं बदलती, चाहे आप कार्बन का न्यूक्लियस देखिए, हाइड्रोजन का देखिए, ऑक्सीजन का देखिए, किसी का भी न्यूक्लियस देखिए, उसकी डेंसिटी सेम होगी, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin theta by 2 की पावर 4. These are inversely proportional to sin theta by 2 की पावर 4. 1 upon sin theta by 2 की पावर 4 के ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। अब रदरफोर्ड ने ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस अपना मॉडल प्रपोज किया। इस मॉडल का नाम था रदरफोर्ड का सोलर मॉडल या प्लानिटरी मॉडल। रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में सर्कुलर पाथ में घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। एटम का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। और ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तो ऑर्बिट्स में चक्कर लगाने के लिए जो सेंट्रोपिटल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलता है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन gives it the required centripetal force, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है यही सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर सक नहीं कर लेता। इस तरीके से उसने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक नया मॉडल प्रपोज किया, प्लस उसने थॉमसन की उस ड्रॉबैक को भी रिमूव कर दिया जो ये पूछती थी, जो ये बोलती थी, जो ये नहीं बता पाती थी कि भाई न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चला जा रहा, ठीक है। तो अपने एंड से तो उसने बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन पुरानी गलतियों को दूर करते करते कुछ नई गलतियां भी इसके अंदर पैदा हो गई। वो ये था कि जो सोलर मॉडल होता है, ये जो सोलर मॉडल होता है, इस सोलर मॉडल को जब चैलेंज किया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की ईएम वेव थियरी ने, ईएम वेव थियरी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर घूमेगा सर्कुलर पाथ में तो लगातार एक्सेलरेट होगा, और अगर लगातार एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन अगर लगातार एक्सेलरेट होगा तो अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ जाएगा, और अगर उसमें से एनर्जी रिलीज होती जाएगी, उसमें से एनर्जी अगर रिलीज होती हुई जाएगी, तो एनर्जी रिलीज होती हुई अगर जाएगी तो एनर्जी रिलीज होते हुए में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी रिलीज होती हुई जाएगी तो एनर्जी रिलीज करते हुए समय क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक समय के बाद अपनी सारी की सारी एनर्जी छोड़ देगा और न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी छोड़ देगा और न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा फिनोमिनन हो तो नहीं रहा है, लेकिन थियरी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं होता, तो रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं होता। इनफैक्ट वो अपनी बात को काउंटर करने के लिए, इस पॉइंट को काउंटर करने के लिए वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ले आया। उसने बताया कि अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में फॉल करता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में फॉल करता है, ओनली देन इट लूजेज एनर्जी, ओनली देन इट लूजेज एनर्जी, ठीक है। एंड इट लूजेज सम फिक्स वैल्यूज ऑफ एनर्जी, इट लूजेज सम फिक्स वैल्यूज ऑफ एनर्जी।
दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंटिन्यूसली एमिटिंग एनर्जी। तो फिर लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यही वैल्यूज क्यों निकल रही हैं, वाई ओनली दीज वैल्यूज, वाई नॉट अदर वैल्यूज, वाई नॉट अदर वैल्यूज, वाई ओनली दीज वैल्यूज, क्या सिग्निफिकेंस है इन वैल्यूज के पीछे, क्या सिग्निफिकेंस है इन वैल्यूज ऑफ एनर्जी के पीछे। तो रदरफोर्ड इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि रदरफोर्ड को ये बात समझ में नहीं आई कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यही एनर्जीज क्यों निकलती हैं बाहर, और इसी वजह से रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। ठीक है, रदरफोर्ड के दो ड्रॉबैक्स थे, एक तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हुई उससे, दूसरी बात रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसे कैसे एक्सप्लेन करें, उसकी एनर्जी की वैल्यू को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। रदरफोर्ड के मॉडल के फेल होने के बाद देयर वाज अ ह्यूज टाइम लीप ऑफ अराउंड 9 to 10 years जब बोहर का मॉडल आया, which was a very very huge milestone in the history of atomic structure। लेकिन उस दौरान एक और बहुत बड़ा काम हुआ जो था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। 1908 में मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक नई चीज प्रपोज की जिसको हम लोग बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी या फिर डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये डुअल नेचर ऑफ लाइट एक नई चीज थी, क्योंकि अभी तक लोग ये मानते थे कि लाइट या तो वेव होती है या पार्टिकल होती है। लाइट के ऊपर रिसर्च चल रही थी, लाइट उसी समय साइमल्टेनियसली लोग लाइट के ऊपर भी रिसर्च कर रहे थे। लोग ये मानते थे कि लाइट या तो वेव होती है, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो मानते थे लाइट वेव होती है, कुछ ऐसे थे जो ये मानते थे कि लाइट एक पार्टिकल होती है। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो मानते थे लाइट एक पार्टिकल होती है। इसने दोनों बातों को क्लब कर दिया, बोला लाइट ना तो वेव होती है ना पार्टिकल होती है, एक ऐसी वेव होती है जो एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी होती है, और इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्वांटम कहते हैं। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। ठीक है ना, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम लोग क्वांटम बोलते हैं। एंड अ ग्रुप ऑफ क्वांटम इज कॉल्ड क्वांटा, अ ग्रुप ऑफ क्वांटम इज कॉल्ड क्वांटा, अ ग्रुप ऑफ क्वांटम इज कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कोई भी सिस्टम लगातार एनर्जी नहीं छोड़ सकता। एवरी सिस्टम रिलीजेस ओनली सम फ्यू वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप क्वांटम को तोड़ नहीं सकते। तो जब क्वांटम गिरेंगे तो इंटीजर नंबर में गिरेंगे। क्वांटम की एनर्जी एच न्यू होती है, एच न्यू एच सी बाई लैम्डा। सब लोगों को इसका फॉर्मूला मालूम है कि क्वांटम या फोटोन की जो एनर्जी होती है वो ई बराबर एच न्यू होती है, या ई बराबर होती है एच सी बाई लैम्डा। ठीक है ना, ई बराबर एच न्यू होती है या फिर होती है ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। तो जब भी कभी कोई फोटोन गिरता है, जब भी कोई क्वांटम किसी सरफेस पर जाके गिरता है तो पूरा पूरा गिरता है। तो जब इस पर एक क्वांटम गिरेगा तो एनर्जी मिलेगी एच न्यू, दो गिरेंगे तो 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू, 6h न्यू, 7h न्यू एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ये डिस्क्रीट और इंडिविजिबल पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। ये जो पैकेट्स होते हैं आप इन्हें फर्दर नहीं तोड़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधा क्वांटा कहीं पर छोड़ दें, 3/4 क्वांटा कहीं पर छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते। एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो ई बराबर एच न्यू होती है, इसे आप एच सी बाई लैम्डा भी कह सकते हैं। क्वांटम बेसिकली लाइट की स्पीड से मूव करते हैं, रेडिएशन की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है, हम लाइट की बात कर रहे हैं, और लाइट के क्वांटम को हम लोग फोटोन बोलते हैं। फोटोन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, और अगर कहीं से n क्वांटम निकल रहे हैं, कहीं से कोई सोर्स ऐसा है जो n क्वांटम छोड़ रहा है, एक साथ n फोटॉन्स छोड़ रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी होगी NH न्यू या फिर NHc बाई लैम्डा। और n यहां पर इंटीजर वैल्यू हो सकती है, 1 फोटॉन, 2 फोटॉन, 4 फोटॉन, 10 फोटॉन, 100 फोटॉन। ऐसा कभी नहीं होगा कि 125.65 फोटॉन्स, नहीं। ठीक है, ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आने के बाद, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आने के बाद लोगों को यह पता लगा कि भाई कोई भी सोर्स जो होता है वो ओनली सम डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी को एमिट कर सकता है। किसी भी सोर्स की औकात केवल ये होती है कि वो कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही छोड़ेगा। जैसे ये एच न्यू छोड़ेगा, एच न्यू के बाद 2h न्यू छोड़ेगा, क्योंकि प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जब क्वांटम किसी सरफेस से टकराएगा तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और अपनी एनर्जी इसको दे देगा। तो अगर ये फोटोन यहां से टकराया, इसने अपनी एनर्जी दे दी, कितनी दे दी, एच न्यू। ये आया, इसने भी अपनी एनर्जी दे दी एच न्यू, तो एच न्यू के बाद सीधे किसका नंबर आया, 2h न्यू का। ये आया, इसने भी अपनी एनर्जी दे दी एच न्यू, यहां से कितना नंबर आया, 3h न्यू। ठीक है, उसके बाद 4h न्यू, 5h न्यू एंड सो ऑन। दैट इज व्हाई देयर इज नो ब्लैक बॉडी फाउंड ऑन द अर्थ। अर्थ पर कोई ब्लैक बॉडी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कोई भी सोर्स पूरी तरीके से एनर्जी नहीं छोड़ सकता। एवरी सोर्स कैन एमिट ओनली सम फ्यू वैल्यूज ऑफ एनर्जी। दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी माय फ्रेंड। इसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। हम ये बोलते हैं कि किसी भी सोर्स की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है।
किसी भी सोर्स की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। हर एक सोर्स जो होता है वो कुछ फिक्स वैल्यूज ऑफ एनर्जी ही छोड़ सकता है। इस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को देखकर सबसे ज्यादा फायदा हुआ बोहर को, क्योंकि बोहर को वो चीज मिल गई थी जो रदरफोर्ड के समय में नहीं थी। क्योंकि रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ फिक्स वैल्यूज ऑफ एनर्जी ही क्यों छोड़ता है। तो बोहर ने इसका लॉजिक उठाया प्लांक से। वो बोला कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है, लेकिन वो सीधे एनर्जी क्वांटाइज नहीं बोल सकता था क्योंकि प्लांक उस पर केस कर देता, कॉपीराइट। इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज किया। बोहर बोला इलेक्ट्रॉन जो होता है, पहली बात तो बोहर ने जो अपना मॉडल बनाया ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर बनाया। बोहर का जो मॉडल होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लगता है, जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के ऊपर ये मॉडल काम ही नहीं करता, ठीक है। और ये जो मॉडल होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मानते हुए डील करता है, ठीक है। क्या बोला बोहर ने 4 या 5 बातें बोली। पहली बात, इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज और जितना भी मास होता है वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमने के लिए उसको जो फोर्स चाहिए होता है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। वही सेम पॉइंट था जो रदरफोर्ड ने दिया था। यहां पर एक ये नई चीज लेके आया कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट में घूमता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में घूमता है जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल होता है h/2π का, जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल होता है h/2π का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहां घूमता है जहां पर उनका इंटीजर मल्टीपल होता है h/2π का, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π, nh/2π, h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन ऑर्बिट्स को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। इन ऑर्बिट्स का नाम होता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इन्हें हम लोग बच्चों स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। और जब जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है तब तब वो कोई एनर्जी नहीं छोड़ता। ऐसे इसने मैक्सवेल को काट दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है इसका मतलब वो कोई एनर्जी छोड़ नहीं रहा होगा, इसलिए वो ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लेन देन तो करता है। कब करता है? स्पेक्ट्रम तो बनता है ना। तो बोहर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को सूटेबल एनर्जी दी जाए, सूटेबल एनर्जी के फोटोन से फेंक के मारा जाए, तब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाता है। हायर ऑर्बिट में चले जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करता हुआ जाता है। इससे बनता है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इससे बनता है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करता हुआ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाके अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए कुछ समय बाद वो लौटकर वापस भी आ जाता है। और जब वो वापस आता है तो वो एनर्जी छोड़ता हुआ आता है जो ली थी। यहां से इसने एनर्जी ली और यहां से वही एनर्जी इसने रिलीज कर दी। इससे बना अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इससे बना एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम बनना भी इसने जस्टिफाई कर दिया, जो रदरफोर्ड नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड का दूसरा ड्रॉबैक इसने दूर कर दिया, ठीक है। इस मॉडल की सबसे खास बात यह थी कि ही ब्रॉट आउट अ वेरी डिटेल्ड मैथमेटिकल डेरिवेशन टू कैलकुलेट एवरीथिंग। उसने इलेक्ट्रॉन की रेडियस कैलकुलेट करी कि किस ऑर्बिट में घूम रहा है, उस ऑर्बिट की रेडियस निकाली। उस ऑर्बिट में उसने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली vn, और सबके फॉर्मूले उसने प्रोवाइड किए। आपको डेरिवेशन के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको फॉर्मूलों को ध्यान देना है। मैं जिन जिन पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपके लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस आते हैं। आपको नीट के लेवल में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस मिलेंगे, तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, स्पेशली मदर फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये वेलोसिटी का मदर फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी का कॉमन फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करते हैं। ऐसे ही उसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में निकाल के दिखाई। ये ट्रेंड्स हैं कुछ रेडियस वेलोसिटी के, आपके लिए मैंने डाल दिए हैं नोट्स के अंदर, ठीक है ना। n बराबर 1 2 3 4, इसने ऑर्बिट्स को शेल का नाम दिया, एक नया नाम डिफाइन किया। ऑर्बिट्स को बोला शेल भी होती हैं और इनकी नेमिंग करी, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल, o शेल, p शेल। तो n के आधार पर, ऑर्बिट के नंबर के आधार पर उसने ऑर्बिट्स की नेमिंग भी कर दी, ठीक है ना। ऑर्बिट की नेमिंग भी कर दी। ये कुछ रेडियस और वेलोसिटी के ट्रेंड्स हैं, सिंपल सिंपल ट्रेंड्स हैं जो आप इन फॉर्मूलों से देख सकते हैं। मैंने आपके लिए डाल दिए हैं ताकि आपके नोट्स में सारे के सारे पहुंच जाएं। ग्राफ्स मैंने सारे के सारे ऐड कर दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इन ग्राफ्स को अलग से याद ना करना पड़े। आपको यहीं पर ये ग्राफ्स दिख जाएंगे। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, आपने ग्राफ बनाए हैं, तो आपको ग्राफ के रिवीजन में भी मदद मिलेगी। आप सीधे सीधे, ये मैंने रेडियस के ग्राफ डाल दिए हैं, ये मैंने वेलोसिटी के ग्राफ डाल दिए हैं। इसके बाद आता है बेटा एनर्जी।
एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2.81 ये वाला Z²/n² जूल पर एटम, जिसको हम लोग ईवी में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एक बहुत छोटी यूनिट है जो हम लोग स्पेशली एटम्स के लिए यूज करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस यूनिट में हम लोग इसको यूज करेंगे, ये इसकी मेजर यूनिट होती है। ठीक है, मेजर हम लोग फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो यही वाला यूज करते हैं। दूसरी बात, एनर्जी के दो बड़े खास रिलेशंस होते हैं जो हमें याद रखने हैं। एनर्जी के दो बड़े खास रिलेशंस होते हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं। क्या है वो रिलेशंस? वो रिलेशंस ये हैं, एनर्जी के दो बड़े खास रिलेशंस हैं वो ये हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, बस बीच में साइन का डिफरेंस होता है। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव होती है, जो कि ये दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाउंड है। टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अभी बाउंड स्टेट में है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी की डबल होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो टोटल एनर्जी की डबल होती है। इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी की डबल होती है। ठीक है, n=1 सबसे लोएस्ट एनर्जी की स्टेट होती है, सबसे कम एनर्जी इसके पास होती है, इसलिए इसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम समय यहीं पर गुजारता है, ग्राउंड स्टेट पर गुजारता है। इससे ऊपर जितनी भी एनर्जी वाली ऑर्बिट्स होंगी इनको हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। n=2 को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n=2 का नाम होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n=3 इसका नाम होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसका नाम होता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। यहां से कुछ टर्म्स निकल के आती हैं, जो टर्म्स मैं आपको याद करा देता हूं, एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। ग्राउंड स्टेट से अगर आप इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर भेजेंगे, इन्फिनिटी होती है एटम की लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट का मतलब एटम की जस्ट बाउंड्री, जहां पर इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलने ही वाला है। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर निकलने वाला है तो हम इसको टेक्निकली बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर पहुंच गया। इन्फिनिटी वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो गया। इन्फिनिटी से पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहेगा, इसलिए इसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी। यहां पर ये जाकर इसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बिल्कुल फ्री हुआ है, और इसी वजह से इन्फिनिटी पर इसकी एनर्जी को जीरो माना जाता है। जीरो माना जाता है का मतलब यहां पर न्यूक्लियस का प्रभाव इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। यहां पर इसके न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उसका प्रभाव इलेक्ट्रॉन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। ठीक है, n=2, 3, 4। फटाफट से हम कुछ एनर्जीज की बात कर लेते हैं, फटाफट बहुत तेजी के साथ। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को अगर आप भेजेंगे इन्फिनिटी पर तो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर भेजेंगे, सेपरेशन एनर्जी कहलाएगी। और ग्राउंड स्टेट से किसी हायर ऑर्बिट में भेजेंगे, ग्राउंड स्टेट से किसी हायर ऑर्बिट में भेजेंगे तो हायर ऑर्बिट में भेजने पर क्या होगा? एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, इनके ट्रेंड्स मैंने यहां पर डाल दिए हैं, फॉर्मूले के अंदर मैंने सारे के सारे ट्रेंड्स डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी बता दिया, सेपरेशन एनर्जी मैंने आप लोगों को बता दिया, और एक्साइटेशन एनर्जी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, जिसकी बात करते हैं अब हम लोग। इंग्लिश में देयर इज अ टर्म कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस का मतलब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ क्योंकि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, तो बोहर मेड इट अ पॉइंट टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थ्रू हिज मॉडल। बोहर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को मजेदार तरीके से एक्सप्लेन किया। स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है जब हम लाइट की वेवलेंथ को एक प्रिज्म के थ्रू सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट में खोल देते हैं। एक लाइट आ रही है जिसमें एक से ज्यादा वेवलेंथ है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। ठीक है ना, RMIV, UXGC, इस ऑर्डर में सारी की सारी वेव्स लगी हुई होती हैं। तो अगर आप एक प्रिज्म के थ्रू इन्हें गुजारें, हमें यह न्यूड आइज से नहीं दिखती, नेकेड आइज से वी कांट सी देम, बट अगर एक प्रिज्म के थ्रू इन्हें गुजारें तो ये अलग अलग हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने रेनबो देखा होगा। ठीक है, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, सनलाइट में सारी की सारी वेवलेंथ्स होती हैं, इसलिए इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जितने भी केमिकल एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम हम लोग बनाते हैं उनको हम बेटा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं दो तरह के, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है ये एक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है।
ये एक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। बेसिकली ये लाइन एमिशन या लाइन एब्जॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि इसमें सैंपल में हाइड्रोजन जो होता है ये एटम की फॉर्म में होता है। आपने इस लाइट सोर्स से यहां पर क्या किया, लाइट फेंक के मारी, सूटेबल एनर्जी के फोटॉन्स इसे मिले। जब इसको सूटेबल एनर्जी के फोटॉन्स मिले तो सूटेबल एनर्जी के फोटॉन्स मिलने की वजह से क्या हुआ, इसने कुछ फोटॉन्स अब्सॉर्ब कर लिए, बाकी की बची हुई लाइट प्रिज्म में से बाहर निकली। तो जितनी लाइट की वेवलेंथ बाहर निकल गई वो प्रिज्म से निकल के सेपरेट हो गई, और जो जो वेवलेंथ के फोटॉन इसने अब्सॉर्ब कर लिए वो वेवलेंथ के फोटॉन यहां से मिसिंग हो गए, वो वेवलेंथ के फोटॉन यहां से मिसिंग हो गए। अब मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लेके गया है कुछ समय बाद वापस लौटेगा, तो आप क्या कर दीजिए, सोर्स बंद कर दीजिए। इसमें जो एटम्स एक्साइट हुए हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स वापस लौट के आएंगे। जब वापस लौट के आएंगे तो जो एनर्जी ऊपर लेके गए थे वही एनर्जी छोड़ेंगे। और जब ये वही एनर्जी छोड़ेंगे तो अगर आप इन्हें प्रिज्म के इनके सामने प्रिज्म रख देंगे तो जो वेवलेंथ इसने छोड़ी थी वही वेवलेंथ आपको यहां पर दिखाई पड़ने लगेंगी। जो वेवलेंथ यहां से मिसिंग थी, जो वेवलेंथ इसने अब्सॉर्ब कर ली थी, वही वेवलेंथ आपको अब यहां पर दिखाई पड़ने लगेंगी। दैट मींस हुआ क्या कि जो यहां पर इसने खा लिया था वही यहां पर इसने छोड़ दिया, मतलब जो यहां पर मिसिंग था वो यहां पर आ गया। ठीक है, लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइन ज्यादा बनती हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से, ये एक फैक्ट होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक लाइन अब्जॉर्प्शन और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड स्टेट से होता है, ये भी समझ लीजिए। अब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड स्टेट से होता है, मतलब जब भी कभी अब्जॉर्प्शन होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन आप ये मान के चलेंगे कि ग्राउंड स्टेट पर बैठा है, n बराबर 1 पर ही बैठा है, उसके अलावा किसी भी स्टेट से अब्जॉर्प्शन नहीं होता आपके लेवल पे। लेकिन एमिशन जो होता है वो एमिशन कहीं से भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन को अगर 1 से लेकर 4 तक जाना है तो वो सीधे 1 से लेकर 4 तक जाएगा। बोहर ने कह रखा है 3 तक जाना है सीधे 3 तक जाएगा, 2 तक जाना है तो 2 में जाएगा। लेकिन लौट के आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के पास न्यूमेरस ऑप्शंस हैं। इलेक्ट्रॉन अगर 4 से वापस आना चाहता है तो वो 4 से 1 सीधे भी वापस आ सकता है। इलेक्ट्रॉन ऐसा भी कर सकता है कि वो 4 से 3 चला जाए, 3 से 2 चला जाए और 2 से 1 आ जाए। इलेक्ट्रॉन ऐसा भी कर सकता है कि वो 4 से 3 चला जाए और फिर 3 से 1 उतर आए सीधे। तो देयर आर न्यूमेरस ऑप्शंस, दैट इज व्हाई एमिशन स्पेक्ट्रम में वी गेट मोर मोशंस एज कंपेयर्ड टू अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मोर फोटॉन्स, मोर स्पेक्ट्रल लाइंस एज कंपेयर्ड टू एमिशन स्पेक्ट्रम। दैट इज व्हाई हम एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना पसंद करते हैं, हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा फोटॉन्स का ट्रांजिशन दिखाई पड़ता है, ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, हमें ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में देयर आर 6 सीरीज। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में देयर आर 6 सीरीज। द स्पेक्ट्रम इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस फार्मूला। दिस फार्मूला इज कॉल्ड रिडबर्ग फार्मूला। रिडबर्ग फार्मूला आपको क्या बताता है? रिडबर्ग फार्मूला आपको यह बताता है कि जो फोटोन निकल रहा है, एवरी स्पेक्ट्रल लाइन इज अ फोटोन, एवरी स्पेक्ट्रल लाइन शोज अ फोटोन, और ये जो फोटोन निकल रहा है इस फोटोन की वेवलेंथ आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, इसे रिडबर्ग फार्मूला बोलते हैं। इस रिडबर्ग फार्मूले में n1 और n2 की वैल्यू इंटीजर वैल्यूज होती हैं। n2 n1 से बड़ा होता है, मतलब n2 वो ऑर्बिट होती है इलेक्ट्रॉन जहां से गिर रहा है, और n1 वो ऑर्बिट होती है इलेक्ट्रॉन जहां पर गिर रहा है। ठीक है ना, जहां से गिर रहा है और जहां पर गिर रहा है, ये कहानी होती है। अब अगर आप इसमें n2 और n1 की वैल्यूज को फिक्स कर दे तो आपको 6 सीरीज मिलेंगी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फोन्ड सीरीज और हम्फ्री सीरीज। इनके सीरीज और इनके रीजन, इसमें n1 और n2 की वैल्यू आपको क्या क्या रखनी है वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, सब लोग जानते ही हैं, नॉर्मल सी चीज है। नंबर ऑफ लाइंस भी मैंने मेंशन कर दिया है। किसी भी सीरीज के लिए जो पहली लाइन होती है उसे अल्फा लाइन कहते हैं। जैसे अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो 2 से 1 जो है इसकी पहली लाइन है, ये अल्फा लाइन कहलाएगी, 3 से 1 बीटा लाइन कहलाएगी, 4 से 1 गामा लाइन कहलाएगी। और इलेक्ट्रॉन किसी भी सीरीज में गिरेगा तो बिल्कुल लास्ट में इन्फिनिटी से गिरेगा, तो जो इन्फिनिटी से लाइन आएगी वो कहलाती है लास्ट लाइन, उसे हम लोग कहते हैं सीरीज लिमिट या लिमिटिंग लाइन। जो लास्ट लाइन होती है उस लाइन का नाम होता है सीरीज लिमिट बोलते हैं उसे, या फिर लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। इस लाइन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस लाइन में इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से नीचे आके गिरता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का ये बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, n × n-1/2। इस फॉर्मूले की एक ट्रिक भी होती है, आपको बताई हुई है क्लास के अंदर। ठीक है ना, इसकी एक मजेदार ट्रिक होती है। ट्रिक्स तो खैर हर चीज की मैंने बताई हुई है, लेकिन फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं, ट्रिक्स का रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ट्रिक्स के रिवीजन के लिए कभी बाद में कोई और ट्रिक का मैप बनाएंगे, अभी तो फिलहाल माइंड मैप बना रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट्स का। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का रिवीजन हो गया। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बाद हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना भी सीख लिया था। फिर आता है बेटा ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल। बोहर के साथ बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स थी। पहला, बोहर ने अपने मॉडल के डेरिवेशन में
कई जगह पर क्लासिकल फिजिक्स का यूज किया और कई जगह पर क्वांटम फिजिक्स का यूज किया है। जब आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये न्यूटन की फिजिक्स का टर्म है, और जब आप बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज तो ये क्वांटम फिजिक्स का टर्म है। आप एक जगह पर इलेक्ट्रॉन को क्वांटम फिजिक्स में ले जा रहे हैं और एक जगह पर आप इलेक्ट्रॉन को क्लासिकल फिजिक्स में ले जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। या तो इलेक्ट्रॉन क्वांटम रेल में ही रहेगा या इलेक्ट्रॉन क्लासिकल रेल में ही रहेगा। बोहर ने दोनों का एक साथ यूज किया, इलेक्ट्रॉन का पहला प्रॉब्लम। दूसरी बात, बोहर के मॉडल का सबसे बड़ा यूएसपी क्या था? एमवीआर बराबर NH/2π। बोहर के मॉडल का सबसे बड़ा यूएसपी था जिसके ऊपर उसका पूरा मॉडल खड़ा था, वो था एमवीआर बराबर NH/2π। और बोहर से जब पूछा गया इस बात का एक्सप्लेनेशन बता दो बाबू कि ये कहां से आया, तो बोहर बोला मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और जो प्यारे बच्चे हैं मेरे वो जानते हैं कि बोहर ने क्या बोला होगा, मोए का पता। तो बोहर ने बोला मोए का पता, मुझे नहीं पता भाई कहां से आ गया, ये आ गया, सपना आया था मेरे को रात में तो मैंने लिख दिया। ठीक है। स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाएं, मैग्नेटिक फील्ड में बनाएंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाएंगे तो लाइंस जो होती हैं स्प्लिट हो जाती हैं, फाइन लाइंस में फट जाती हैं, इसे जीमन इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। स्टार्क इफेक्ट के स्टार्क का आयरन मैन से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं। ठीक है। और इस वजह से बोहर का जो मॉडल था वो फेल हो गया। बोहर के मॉडल के बाद नेक्स्ट मॉडल आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले दो घटनाएं घटी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है डिब्रॉय इक्वेशन। डिब्रॉय को हम प्यार से डिब्रोगली बोलते हैं, फ्रेंच नेम है ये, लुई डिब्रॉय, लेकिन हम लोग इसको डिब्रोगली बोलते हैं। डिब्रोगली क्या बोला? डिब्रोगली बोला कि मैटर के अंदर दो तरह के नेचर होते हैं। मैटर के अंदर दो तरह के नेचर होते हैं। ठीक है। डुअल नेचर होता है मैटर के अंदर, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल नेचर? पार्टिकल नेचर का मतलब होता है सर्टेनिटी। मैंने इसको जंप किया, मेरे को पता है कहां गिरेगा, मैं अपना हाथ नीचे रख दूंगा ये आ जाएगा। क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में बैट्समैन ने शॉट मारा तो फील्डर को पता होता है बॉल कहां आएगी, तो वो आके बस एंटिसिपेशन में अपना हाथ लगा देता है ना। लेकिन अगर आप अपने सर से एक बाल तोड़े और उस बाल को गिराएं तो आप देखेंगे कि वो बाल कहां गिरेगा आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैटर के अंदर दोनों नेचर होते हैं, अनसर्टेनिटी भी होता है और सर्टेनिटी भी होता है। और अगर मैटर के अंदर एक वेव होती है, जो वेव नेचर की वेवलेंथ दी जाती है लैम्डा बराबर H/mv से, लैम्डा बराबर H/mv से, जहां पर m क्या है? m है मास ऑफ द बॉडी। अब लैम्डा आप देख रहे हैं, अगर m घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे बॉडी हल्की होती जाएगी वेव नेचर बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल में भी लिखा है बाल वर्सेस बॉल, बाल जितना हल्का होता जाएगा उतना ज्यादा उसके अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। जब बाल इतना अनसर्टेन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस और वेलोसिटी निकाल पाना इम्पॉसिबल है। और भाई साहब बोहर ने रेडियस भी निकाल रखी है और वेलोसिटी भी निकाल रखी है। इससे बोहर के मॉडल को एक बहुत बड़ा झटका लगा, इससे बोहर के मॉडल को एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर झटका लगा। ठीक है, बहुत बड़ा और बहुत मेजर झटका लगा। लैम्डा बराबर H/p, H/√2km, जहां पर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है ये। अगर आपको पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, चार्ज पार्टिकल हो अगर, तो चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है Q × V। चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? Q × V। जहां पर V क्या होता है? V वो पोटेंशियल होता है जिससे पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं। तो मैं यहां पर Q भी रख सकता हूं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सारा का सारा कांस्टेंट रख के आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। डिब्रोगली के बाद, डिब्रोगली की बात को समर्थन देने के लिए हाइजेनबर्ग आ गया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ नहीं निकाल सकते। मैंने आपको समझाया ना कि इलेक्ट्रॉन के अंदर अनसर्टेनिटी है, वेव नेचर है, और वेव नेचर की वजह से इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड द पोजीशन साइमल्टेनियसली, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस पॉइंट के बाद कहां जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, अगर आप बाल फेंक के देखें, चलिए ये देखिए, बाल की जगह आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आप एक कागज फेंक के देखें तो इस कागज में किस पॉइंट के बाद, यहां मुझे पता है कि यहां पर है और मुझे पता है कि ये एंड में जमीन पर जाके गिरेगा, लेकिन मैं इसकी ट्राजेक्टरी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं इसकी ट्राजेक्टरी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, किस पॉइंट के बाद ये कहां जाएगा मैं नहीं बता सकता। जबकि रिमोट के केस में मैं ये बहुत क्लियरली बता सकता हूं कि ऐसे ऊपर गया है तो इस पॉइंट पे नीचे आएगा, तभी तो मेरे हाथ में सीधे आ रहा है।
तो हाइजेनबर्ग बोला भाई कि ऐसा होता है कि पोजीशन और वेलोसिटी को साथ में नहीं निकाल सकते, जब भी कोशिश करोगे तो h/4 की अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी। अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट भी हल्की बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की रेडियस और वेलोसिटी निकालना बिल्कुल गलत था, बोहर बिल्कुल ही गलत था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इस बात पर मोहर लगा दी कि ये गलत होता है, आप नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग ने बोल दिया कि आप रेडियस और वेलोसिटी साथ साथ नहीं निकाल सकते। और इतना सब कुछ होने के बाद आया आखिरी मॉडल जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इतना सब कुछ होने के बाद आया आखिरी मॉडल जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक 3D मॉडल है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। 3D मॉडल का मतलब एक 3 डायमेंशनल एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अभी भी हम पोजीशन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। डे ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने अभी अभी बोला है कि आप नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, तो हम केवल वो जगह ढूंढ सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस हैं, हम केवल वो जगह ढूंढ सकते हैं। ये मॉडल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बेस्ड है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी है। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन है स्पेस में, एक्स, वाई और जेड। इसके 3 सॉल्यूशन निकलते हैं। ये 3 सॉल्यूशन कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स। इसके 3 सॉल्यूशन निकलते हैं और ये 3 सॉल्यूशंस कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स। व्हाट डू दीज क्वांटम नंबर्स टेल अस? दीज क्वांटम नंबर्स बेसिकली टेल अस द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। ये ऑर्बिटल का डायग्राम है, मैंने ऑर्बिटल समझाई हुई है कि अगर आप न्यूक्लियस के अराउंड देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन कर रहा है। अभी तक क्या देख रहे थे आपकी एक पाथ में घूम रहा है, अब यहाँ पाथ वाथ कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग रैंडमली। ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस हैं और ये पूरा का पूरा रैंडम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर एक ऐसी जगह होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होंगे और उसी जगह को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। और इसी मॉडल में हम इस मॉडल में हम ऑर्बिटल को ही ढूंढ रहे हैं, ऑर्बिटल को ही ढूंढ रहे हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल का हिसाब किताब क्या होता है? ऑर्बिटल होती है सबशेल में, सबशेल होती है शेल में। तो शेल को दिखाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद आता है सबशेल, उसको दिखाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसके बाद आता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को दिखाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बाद में पता लगा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इस मॉडल में ओरिजिनली नहीं था, बाद में इसमें ऐड कर दिया गया, बाद में इसमें ऐड किया गया। एक क्विक रिव्यू लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने दिया था, शेल को डिनोट करता है, शेल के साइज को डिनोट करता है, एनर्जी को डिनोट करता है। एन बढ़ेगा शेल का साइज बढ़ेगा, एन बढ़ेगा एनर्जी भी बढ़ेगी। बड़ी ऑर्बिट होगी, बड़ा शेल होगा, है ना, बड़ा शेल होगा तो क्या होगा? बड़े शेल की एनर्जी ज्यादा, बड़े शेल की न्यूक्लियस डिस्टेंस ज्यादा। अंतर क्या है? बोहर के जमाने में शेल ऑर्बिट हुआ करती थी, मतलब बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल यहां पर इसकी बाउंड्री पर, इसकी पेरिफेरी पर घूम सकता है। यह मॉडल कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी हो सकता है। इसमें कुछ ऐसे खास इलाके हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां से लेकर यहां तक कुछ खास ऐसे इलाके हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक 3 डायमेंशनल मॉडल हो गया। अब ऑर्बिट जो है वो शेल में कन्वर्ट हो चुकी है बाबू। इसके बाद आता है बेटा सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, इसे बोलते हैं हम लोग एल। सोमरफील्ड ने दिया था, किसी भी एन के लिए ये एल की वैल्यू बताता है। और जिस तरीके से शहर में अलग अलग मोहल्ले होते हैं, ऐसे ही शहर में अलग अलग मोहल्लों की तरह ही शेल में अलग अलग सबशेल्स होते हैं। और एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सबशेल के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सबशेल्स के बारे में बताता है। ठीक है ना, सबशेल्स के बारे में बताता है। L बराबर 0 को हम लोग S सबशेल कहते हैं, 1 को P सबशेल, 2 को D सबशेल, 3 को F सबशेल। S सबशेल स्फेरिकल शेप की होती है, P सबशेल डंबल शेप की होती है, और D सबशेल जो होती है बेटा वो डबल डंबल सबशेल की। शहर शहर का मोहल्ला, मोहल्ले में बने हुए हैं घर, और ये घर लगे हैं कैसे? स्पेस में। मोहल्ले में बने हुए हैं घर और घर लगे हैं कैसे? स्पेस में। किसी गली में जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, किसी कॉलोनी में जाते हैं, तो घरों पे नंबर पड़े होते हैं, उन नंबरों के आधार पर घर को पहचान पाते हैं। तो ऐसे ही घरों के जो नंबर हैं वो आपको बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि ऑर्बिटल्स के नंबर बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि किस मोहल्ले में कितने घर हैं। लिंड नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, लिंड नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। और किसी भी एल के लिए, किसी भी एल के लिए एम की जो रेंज होती है वो -L से +L तक होती है। और एम आपको बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। ठीक है, 0 में केवल एक ऑर्बिटल होगी, 1 यानी P में 3 ऑर्बिटल होंगी, PX PY PZ। D में 5 ऑर्बिटल होंगी,
ये बनी हुई हैं 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। एफ में 7 ऑर्बिटल्स होंगी, लेकिन एफ का शेप कॉम्प्लिकेटेड होता तो वी कैन नॉट मेक इट। आगे बढ़ते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर इस मॉडल में बाद में ऐड किया गया था। स्पिन क्वांटम नंबर इस मॉडल में ओरिजिनली नहीं था, इस मॉडल की वो नहीं थी ये, है ना, ये इस मॉडल की पहचान नहीं थी, तो स्पिन क्वांटम नंबर इसमें बाद में ऐड किया गया है। स्पिन क्वांटम नंबर जो था वो इस मॉडल में नहीं था, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर में इसको बाद में लेके आए हैं। स्पिन क्वांटम नंबर अलेनबेक और गाउडस्मिट ने दिया था। स्पिन क्वांटम नंबर अलेनबेक और गाउडस्मिट ने दिया था। स्पिन को दिखाता है, ये स्पिन को दिखाता है, ठीक है। प्लस हाफ और माइनस हाफ इसकी 2 वैल्यूज होती हैं। बहुत सारे लोग ये बताते हैं, इनफैक्ट बहुत सारी किताबें ये बताती हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। IIT JEE 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है स्पिन क्वांटम नंबर डिनोट्स 2 क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग, जिनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। प्लस हाफ आपको यह दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि खुद एक बार मैग्नेट है, तो इलेक्ट्रॉन का जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है, और माइनस हाफ आपको दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहा है, ठीक है, रिपेल हो रहा है। किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि फोर्सेस 2 तरह के होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसलिए किसी भी ऑर्बिटल में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को डिनोट करता है, एल सब शेल को डिनोट करता है। ये सारे के सारे रिजल्ट लिखे हुए हैं। 3 क्वांटम नंबर की जरूरत आपको पड़ती है ऑर्बिटल पहचानने के लिए, इलेक्ट्रॉन पहचानने के लिए 4 क्वांटम नंबर लगते हैं। NH शेल में n सब शेल्स होती हैं, L सब शेल में 2l+1 ऑर्बिटल्स होती हैं। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। एक सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4l+2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन NH शेल होती है n स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NH शेल होती है 2n स्क्वायर। n स्क्वायर को बाबू डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल भी कहते हैं। कई बार आपको किताबों में ऐसा भी लिखा मिल सकता है डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल, तो n स्क्वायर को डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल भी कहते हैं। अगर आप ये फॉर्मूले ही याद कर लेंगे तो आपके काफी क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बन जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने काफी डिटेल में सारी की सारी चीजें आपके सामने लिस्ट कर दी हैं। इलेक्ट्रॉन घूमता है 2 तरीके से, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है और अपनी एक्सिस पर घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है, वैल्यू होती है √LL+1 h/2π। और जब अपनी एक्सिस पर चारों ओर घूमता है अर्थ की तरह, जैसे दिन रात होते हैं, √SS+1 h/2π। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसके अंदर आप स्पिन की वैल्यू केवल +½ रख सकते हो, क्योंकि -½ से ये फॉर्मूला अंडर रूट में चला जाएगा, माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर माइनस जो होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अंडर रूट में जो माइनस होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आते हैं बेटा रूल्स ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स पे, फटाफट से बात करता हूं। 4 रूल हैं टोटल इन ऑल, N+L रूल, ऑफ बाउ रूल, हंड्स रूल और पॉली रूल। रूल्स के बारे में आप लोग जानते हो, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं जानते, रूल्स के बारे में आप लोग सब जानते हो। बस एक क्विक रिवीजन। एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो एनर्जी होती है किसी भी सबशेल की, किसी भी ऑर्बिटल की, वो N+L से दी जाती है, और इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में जाना पसंद करता है, उसके बाद हायर एनर्जी में जाना पसंद करता है, ये बोलता है अबाउ। तो N+L रूल आपको ये बताता है कि एनर्जी जो होती है सबशेल की वो दी जाती है N+L की वैल्यू से। जितना बड़ा N+L उतनी बड़ी एनर्जी, और अगर कहीं N+L बराबर आ गया, कहीं अगर N+L बराबर आ गया तो जितना बड़ा n उतनी ज्यादा एनर्जी, जितना बड़ा n उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है ना। जैसे 2s 3p में 3p की एनर्जी ज्यादा होगी, 3p और 4s में N+L बराबर आ गया तो जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी बढ़ी, ठीक है ना, जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी बढ़ी। इसके बाद आता है एक बात और, एक ऑर्बिटल के, एक सबशेल के सारे ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, एक सबशेल के सारे ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं। सारे ऑर्बिटल डीजनरेट का मतलब, सारे ऑर्बिटल डीजनरेट का मतलब सबकी एनर्जी बराबर बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन जहां से चाहे वहां से फिलिंग करनी स्टार्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को यहीं बैठना है, आके यहीं से शुरू करेगा, यहीं से शुरू करेगा, आप जहां से चाहे फिलिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर एनर्जी ऑफ सबशेल केवल n पे डिपेंड करती है। इसका मतलब एक शेल के सारे सबशेल डीजनरेट होते हैं, 1s की एनर्जी 2s और 2p से कम होगी, 2s और 2p की बराबर होगी क्योंकि इनका n बराबर है। 3s 3p 3d की बराबर होगी क्योंकि इनका n बराबर है। फिर 4s 4p 4d 4f होगा क्योंकि इनका n बराबर है। जिनका n बराबर होगा हाइड्रोजन के लिए केवल, हर जगह नहीं, केवल और केवल
हाइड्रोजन के लिए ऐसा होता है। नेक्स्ट आया ऑफ बाउ रूल। भाई जहां पर एनर्जी कम वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा और इलेक्ट्रॉन पहले ज्यादा स्टेबल होना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन पहले ज्यादा स्टेबल होना चाहेगा, इसी को हम लोग n+l की से मदद से निकालते हैं और इसे ऑफ बाउ रूल कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में, उस सबशेल में भरता है जहां पर एनर्जी कम होती है, उसके बाद वो हायर ऑर्बिटल में जाके घुसता है। तो 1s की एनर्जी सबसे कम है तो पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3p में, फिर 3s में, 3p में, फिर 4s में और फिर 3d में। पहले यहां जाएगा उसके बाद यहां जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, इसकी ज्यादा डिटेल्स आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माइंड मैप में पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब माइंड मैप आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं बेटा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की। हुंड रूल ये कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन सबको पूरे पूरे एक एक नहीं मिल जाते, क्लास में बर्थडे पे टॉफी बांट रहे हो, 40 बच्चे बैठे हैं, 50 टॉफीज तुम्हारे पास हैं, तो बट ऑब्वियस है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को तो टॉफी ज्यादा दोगे ही, लेकिन पहले सबको एक एक टॉफी तो बांट लो कि सबको टॉफी मिल जाए। तो जब तक सबको एक एक टॉफी नहीं मिल जाती तब तक क्या नहीं होता, पेयरिंग नहीं होती। मतलब अगर मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले 3 सबको एक एक मिलेगा, उसके बाद पेयरिंग होगी, बीच में पेयरिंग नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर पेयरिंग नहीं हो रही है, पेयरिंग की नौबत नहीं आ रही है, तो दूसरा स्टेटमेंट ये होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के भरेंगे, या तो इस स्पिन के भरेंगे या इस स्पिन के भरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 सीधे 1 उल्टा भर जाए या 2 उल्टे 1 सीधा भर जाए, ये नहीं हो सकता। ये दोनों स्टेटमेंट है इसके। इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पैरेलल स्पिन के भरते हैं, और पेयरिंग तब होती है जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं बेटा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, फिर आते हैं बेटा नोड्स। अच्छा, यहां पर हमें पॉली और बताना है आपको ना, मैं यहीं पर आपको पॉली भी बता देता हूं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same value of all 4 quantum numbers। ठीक है ना, no 2 electrons in an atom can have same value of all 4 quantum numbers। चारों क्वांटम नंबर किसी के लिए भी सेम नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर किसी के लिए भी सेम नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन दोनों के लिए n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, लेकिन एक के लिए s बराबर +½ होगा और दूसरे के लिए s बराबर -½ होगा। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको दूसरी तरीके से अपन कहते हैं एन ऑर्बिटल कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ opposite spin। एन ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है, एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हो गया जी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ आफ्टर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अब आते हैं बेटा नोड्स के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग नोड्स के ऊपर। नोड्स का क्या हिसाब किताब होता है? नोड्स किसी भी एटम में वो जगहें होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 होती है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये वो जगहें होती हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। 2 तरह के नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स होते हैं और एंगुलर नोड्स होते हैं। रेडियल नोड्स को हम लोग स्फेरिकल नोड्स भी कहते हैं, नोडल सरफेसेस भी कहते हैं, और एंगुलर नोड्स को हम लोग नोडल प्लेन्स भी कहते हैं। ठीक है ना, एंगुलर नोड का क्या हिसाब किताब होता है? रेडियल नोड्स का बेसिकली क्या हिसाब किताब होता है? रेडियल नोड्स जो होते हैं, तो जो रेडियल नोड्स होते हैं बेटा, इनकी संख्या होती है n-l-1, और जो एंगुलर नोड्स होते हैं इनकी संख्या होती है l, इनकी संख्या होती है l। रेडियल नोड्स जो होते हैं वो एट अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस होते हैं, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम
न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना, ये रियल नोड्स होते हैं, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस होते हैं, रियल नोड्स होते हैं, और पार्ट ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर ही पाए जाते हैं ये, ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर ही पाए जाते हैं। हालांकि इसमें केवल मेजरली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले से निकालने आने चाहिए, दैट्स वाई। इसके अलावा आपसे वो कुछ नहीं पूछेगा, केवल आपको फॉर्मूले से निकालने आने चाहिए। एंगुलर नोड्स क्या होते हैं? एंगुलर नोड होते हैं इमेजिनरी नोड्स। एंगुलर नोड्स क्या होते हैं बेटा? एंगुलर नोड्स होते हैं इमेजिनरी नोड्स, और ये पास होते हैं पास थ्रू सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ ऑर्बिटल, सेंटर ऑफ ऑर्बिटल, ये सेंटर ऑफ ऑर्बिटल से पास होते हैं। सेंटर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस से पास होते हैं, एल हो गया ये, ठीक है। इसमें आपसे जो क्वेश्चन वो पूछेगा, वो क्वेश्चन आपसे मेजरली पूछेगा एंगुलर नोड के ऊपर के कौन कौन से एंगुलर नोड्स होते हैं। जैसे पीएक्स में देखिए, पी में एक एंगुलर नोड होगा, एस में कोई एंगुलर नोड नहीं होता, जीरो। पी में एक एंगुलर नोड होता है, पीएक्स के लिए एंगुलर नोड होगा वाईजेड प्लेन, ये अगर पीएक्स है तो वाईजेड प्लेन, पीवाई के लिए ये वाला एक्सजेड, और पीजेड के लिए एक्स वाई प्लेन। डी ऑर्बिटल में दो एंगुलर नोड होते हैं, डी एक्स वाई के लिए एक्सजेड वाईजेड, डी एक्सजेड के लिए एक्स वाई और वाईजेड, ये आपको याद करने होंगे, नाम सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। जब ये लोब्स 45 पे थे तो जो प्लेन्स थे, एक्सिस थे, वो नोड्स थे। अब लोब्स एक्सिस पर आ गए हैं तो नोड्स होते हैं 45 डिग्रीज के ऊपर, नोड्स होते हैं 45 डिग्रीज के ऊपर। द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन इज दिस, एंगुलर नोड को जनरली हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं, लेकिन इस ऑर्बिटल के लिए नहीं बोल पाते। इस ऑर्बिटल में क्या होता है, एंगुलर नोड अगर हमसे पूछेगा तो वो दो होंगे, लेकिन नोडल प्लेन पूछेगा तो वो एक भी नहीं होगा, जीरो होगा, इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। इसका नोड जो होता है 3 डायमेंशनल कोनिक शेप का होता है, कोन जैसा नोड होता है। लोब के सराउंडिंग हम एक कोन बनाएंगे 3D में, इमेजिन कीजिए अगर ये लोब है तो इस लोब के सराउंडिंग एक इस तरीका का क्यूब है, एक कोन है, और इस कोन के अंदर क्या हो रहा है, इस कोन के अंदर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। इस नोड को हम लोग बोलते हैं बेबी सूदर नोड। क्या बोलते हैं? बेबी सूदर नोड। छोटे बच्चे जब उनके दांत निकलते हैं तो उनको सूद करने के लिए, उनके मसूड़ों को सूद करने के लिए उन्हें ऐसा ही कुछ दिया जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर का माइंड मैप भी खत्म होता है। हम लोगों ने बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आज कंप्लीट कर दिया, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये जो नोट्स हैं नीट के माइंड मैप में जाके मिलेंगे। नीट माइंड मैप में आपको जाना है, पीडब्ल्यू ऐप के अंदर आपको पढ़ाई करनी है, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और इन नोट्स में मैंने हर वो चीज इंक्लूड कर दी है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप लोगों ने ये सीरीज का लेक्चर ढंग से देख लिया है, क्विक रिवीजन कर लिया है, नोट्स पढ़ लिए हैं और क्वेश्चंस लगा लिए हैं, तो कोई से भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ना एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ और पढ़ने की जरूरत है, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप जो आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, आपकी मेहनत चलती रहनी चाहिए, ठीक है ना। आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं, आपको गाइड करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए, और आपको नीट में सक्सेसफुली सेलेक्ट कराने के लिए, ठीक है। और पीडब्ल्यू की टीम 24 घंटे केवल इसी चीज पर लगी हुई है कि किस तरह से मैक्सिमम बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचे, ताकि आने वाले कुछ सालों में मेडिकल कॉलेज में जो भी ब्रिगेड बने वो पूरी की पूरी पीडब्ल्यू की ब्रिगेड हो, ठीक है। तो इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान देंगे, मैं ऋतिक सर आपसे लेता हूं विदा, और आपसे बहुत जल्दी मिलता हूं अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।